तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं और उनमें से एक, मान लीजिए बच्चा क्रमांक 1 है, के पास एक छल्ला है। ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बता दूं कि 40 बच्चे ऐसे वृत्ताकार रूप में खड़े हैं, उनमें से एक, मान लीजिए ये पहला बच्चा है, ठीक, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से 40 बच्चे वृत्ताकार रूप में ऐसे सर्कल में फॉर्म में खड़े हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे है कि बच्चा एक के पास एक छल्ला है, यानी एक रिंग है। ठीक, इस छल्ले को दक्षिणावर्त दिशा में आगे हस्तांतरित यानी पास किया जाता है, और जो पहला बच्चा है वो छल्ला अपना आगे पास करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि बच्चा क्रमांक 1 उस छल्ले को बच्चा क्रमांक 2 को पास करता है, यानी पहला बच्चा ये क्या किया, अपना छल्ला इस दूसरे वाले को दे दिया। ठीक है, अब जो दूसरा बच्चा है अपना छल्ला 4 को पास कर दिया, ये क्या कर दिया, 3 को न दे करके सीधा 4 को दिया चौथा वाले बच्चा को। ठीक है, उसके बाद जो 4 है बच्चा क्रमांक 4, इसे बच्चा क्रमांक 7 को पास करता है, यानी ये ना 5 को दिया ना 6 को दिया, सीधा 7 को दिया, सीधा 7वां बच्चा को दिया। तो आप और इसी क्रम में आगे पास किया जाता है। इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे पहला इधर जो ये सीरीज बन रहा है ये +1 है, +2 हुआ है, और 4 के बाद सीधा 7 पे आया है, +3 हुआ है, और ये बोल रहा है यही क्रम आगे जारी रहता है। तो आगे जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, +4, +5, इस तरह करके हमारे पास एक सीरीज आ रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है ऐसे कितने परिवर्तनों क्रमांक 1 को मिलाकर, ठीक है, के बाद यह छल्ला फिर से बच्चा 1 के पास या हाथ में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब पास करते जाएंगे तो कितने बार करने के बाद यह जो रिंग है वो बच्चा 1 के पास पुनः वापिस आ जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है, आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब हम एक बार पास किए, यहाँ 2 के पास आया, दूसरा इधर चलाया 4 के पास, तो ये जो सीक्वेंस ऐसे बन रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके, तो हम लोग वो सीक्वेंस बना लेते हैं। पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, चौथा, 7वां, 7 के बाद अभी इधर कितना जुड़ा है, 4 3 7, तो 7 4, ये हो जाएगा 11। अब 11, 11 और 5, 7 4 11, 11 5 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 8 36, 1 + 1 + 2 + 3, यहाँ पे +3, नहीं यहाँ 4, यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, 6 6 12, यहाँ +7 हो रहा है, 29 हो गया, 29 और 8, यहाँ +8 हो रहा है, तो ये 36 नहीं 37 होगा, तो यहाँ हो गया 37, और 37 के बाद 37 यानी 37वां नंबर पर जो बच्चा पास करेगा, अब तो यहाँ पर जो हमारा क्रम इधर बना था, तो क्रम के हिसाब से 9 जोड़ना चाहिए। जब 9 जोड़ेंगे तो बच्चा तो हमारे पास 40 ही है, यानी 9 आगे बच्चा को, 9वां बच्चा को ये देगा आगे अपना, तो यहाँ 39 के बाद पहला, इसके बाद जो 37 के बाद जो पहला, इसके बाद जो बच्चा आता है ये 38 आता है, फिर 39 आएगा, फिर 40, उसके बाद फिर से 1 शुरू हो जाएगा, है ना। तो 9वां बच्चा को यहाँ से 9 जोड़ करके देना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ छठा बच्चा पे हो रहा है, यानी फिर से ये किसके पास चला जाएगा, छठे बच्चा के पास। ठीक, 9 हम लोगों ने जोड़ दिया था, अब क्या जोड़ेंगे, 10, 10 जोड़ेंगे तो 6 10 16 हो जाएगा, फिर अब की बार 11 जोड़ेंगे तो 16 और 11 27 हो जाएगा, अब 27 में 12 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, और 39 में अब 13 जोड़ना पड़ेगा सीक्वेंस के हिसाब से, 39 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास ये 12 नंबर वाले बच्चा के पास जाएगा, क्योंकि इसके बाद फिर से 40, 1 के बाद 40, और 40 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट होगा, तो 12, 13 जोड़ेंगे तो 12 नंबर वाले पे। अब इसमें 14 जोड़ेंगे, क्योंकि 13 यहाँ तक जोड़ चुके थे सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पे 14 जोड़ेंगे तो 14 और 12, 12 + 14, 4 2 6, यानी हो जाएगा 26, 26, और 26 में जब 15 जोड़ेंगे तो देखिए 26 में जब 14 जोड़ेंगे तो 40, 40वां बच्चा, और 15 जोड़ते ही फिर से वो कहाँ चला जाएगा, पहला बच्चा के पास। 40 के बाद कहाँ जाता है, फिर से 1 नंबर से शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के हम ये देखें कि 15 बार अगर हम इस रिंग को एक्सचेंज करेंगे तो वह रिंग दोबारा से
बच्चा क्रमांक 1 के पास चला जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 15, ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन था। आइए इसको बड़े अच्छे से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस दे रखा है, आपसे इसका बीच वाला टर्म पूछा है। देखिए सीक्वेंस क्या है, एबीसीडी को उल्टा करके लिखा है, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि जेड को 2 बार लिखा है, वाई को 3 बार लिखा है, एक्स को 4 बार लिखा है और डब्ल्यू को 5 बार लिखा है। यही क्रम जारी रहेगा तो जो आगे हम लोग ए पे पहुंचेंगे, देखिए ए को ये 27 बार लिखेगा। यही बात है, ए को ये 27 बार लिखेगा। ठीक है, इसके क्रम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब ये मिडल, तो मिडल मान इसमें निकालना है, तो टोटल सबसे पहले नंबर ये है कितना वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए इधर 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 से लेकर 27 तक। अगर हम इसमें एक भी यहाँ ऐड कर दें अपने मन से, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि जोड़ने का फॉर्मूला हमारे पास है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इक्वल बाय 2। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इधर जोड़ देते हैं, बाद में घटा देंगे। ठीक, तो ये हो गया 27 गुणा 27 प्लस 1 28/2। ठीक, तो 28 को 2 से काटेंगे, ये हो गया 14 14, तो 14 7 98 8, 14 7 98 8 हाथ में 9, 14 दूना 28 और 9 37, 378 प्लस 1 करेंगे, ये हो जाएगा -1 करना है ना, एक हमने एक्स्ट्रा जोड़ा था, तो इसमें से -1 करेंगे तो आ जाएगा 377। तो टोटल 377 टर्म्स लिखे हुए हैं। ये टोटल कितने टर्म्स लिखे हैं? 377। अब 377 टर्म्स लिखे हैं, उसका मिडल टर्म्स क्या होगा एग्जैक्ट बीच में? देखिए तो जब ऑड नंबर का टर्म्स लिखा होता है तो हमें बीच वाला फाइंड करने में कोई दिक्कत ही नहीं होती है, सीधा 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे, ठीक, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो एक माइनस कटेगा नहीं, मतलब इसका जस्ट अगर इसको हाफ करेंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, या तो +1 करके सीधा डिवाइड कर दीजिए, +1 करके फिर डिवाइड कर देते हैं। तो 377 +1 करेंगे 378 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 378 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 1 2, 1 और 7 2 8 16, 1 8 2 9 18, 189, यानी 189 टर्म जो है ना वो एकदम बीच में आएगा। ठीक, अब हमें यहां से पता करना है 189 टर्म होगा कौन सा। ठीक है ना, 189 टर्म जो है यानी 188 इधर इधर वाले डिलीट कर दीजिए, 188 उधर वाला डिलीट कर दीजिए, है ना। तो जो बीच में आएगा वही हमारा आंसर है? तो हम लोग क्या करते हैं, तो लास्ट से डिलीट करना शुरू करते हैं, क्योंकि उधर ज्यादा नंबर है ना, इधर 27 है ए, तो 27, तो ये 189 निकालना है 377 में से, है ना, 188 निकालना है। आइए इसमें से माइनस करते हैं, सबसे पहले 27 प्लस उससे पहले जो रहा होगा बी वो 26 गो रहा होगा, फिर 25 गो रहा होगा, फिर 24 गो, फिर 23 गो। देखिए कितना हुआ टोटल अभी तक, 3 4 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25 के 5 हाथ में 2 2 2 4 10 10 2 12, 125 ही हुआ है अभी, यानी एक बार 23 को भी घटाते हैं, 125 हो चुका था और 22 और निकाल देंगे तो कितना हो गया, अभी फिर से जोड़ लेते हैं, 2 3 5 5 4 9, 2 3 5 4 9 5 14 14 6 20 20 और 7 27 के साथ हाथ में 2 2 और 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 2 14, 147। अभी भी नहीं हुआ, यानी 21 वाला भी घटेगा। ठीक, 21 और इसमें जोड़ दें तो चलिए 20 भी लिख ही देते हैं, 20 20 40 1 41, 41 और जोड़ेंगे तो 41 और जोड़ेंगे तो 40 40 80 7, ये 188 हो गया। कहने का मतलब इसका जो अगला टर्म होगा वही हमारा आंसर है, इतना हमने निकाल दिया। तब देखिए 27 को ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, इधर से ये सी होगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ई, एफ, जी, एच, यानी इसके अगला टर्म कौन सा आएगा, आई। तो कहने का मतलब है कि 189 पोजीशन पर हमारा क्या होगा, आई होगा, 189 पोजीशन पे आई होगा। ठीक, वही हमारा मिडिल टर्म है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आई हो गया, ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है क्या P बड़ा है Q से।
कथन एक बोल रहा है P इंटू क्यू बड़ा है शून्य से, P ठीक है, P इंटू क्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, बड़ा है शून्य से, ठीक, तो या तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाए वैल्यू, या ये तब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा, तो बड़ा ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या P है बड़ा से, क्या P बड़ा है Q से, तो यहां से मतलब नहीं पता चल पाएगा, है ना, क्योंकि इसका वैल्यू अगर हम, लेकिन अगर -2 और -3 लेते हैं तब भी तो बड़ा है, दो दो वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ से कहना हम संभव नहीं है कि P बड़ा है Q से कि नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं दिया जा सकता। अब है कथन 2, P Q स्क्वायर से, P स्क्वायर बड़ा है Q, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसका हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के हम दोनों कथन से आंसर नहीं दे पाएंगे, इसका हो जाएगा उत्तर, दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी आंसर नहीं दिया जा सकता है, डी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इज P प्लस क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन P माइनस क्यू प्लस आर वेयर P क्यू आर द इंटीजर। P क्यू आर आपके पास क्या है, इंटीजर है, P क्यू एंड आर बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है P माइनस क्यू इज पॉजिटिव, P माइनस क्यू ये जो है ना हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको पॉजिटिव होने के लिए P को बड़ा होना पड़ेगा हर हाल में, तो P मस्ट बी ग्रेटर देन Q, यही है, यहां से हम लोगों ने ये निकाला। ठीक, अब P अगर बड़ा है Q से, तो क्या हम इससे आंसर दे सकते हैं, इसको देख लेते हैं, P प्लस क्यू, ये वाला भी स्टेटमेंट लिख लेते हैं, P प्लस क्यू माइनस आर पूछा है इज ग्रेटर देन दिस वेयर दिस इज दिस, कहने मतलब पूछा है कि क्या ये बड़ा है, तो हमें चेक करना है बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है, अगर ये, इसको मान लेते हैं पहले ही बड़ा है, ठीक, तो अगर हम उसको इस तरफ लाएंगे, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए टोटल वैल्यू, है ना, तो उसको इस तरफ लाके घटा देते हैं, ये है लिखा हुआ P माइनस क्यू प्लस आर। ठीक, ये जो पूरा वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर ये बड़ा है तो, है ना, देखते हैं, P इधर माइनस P हो गया, P माइनस P 0 खत्म, Q और प्लस Q 2Q हो गया, इधर माइनस R, इधर ये हो गया माइनस R और माइनस माइनस प्लस R, ये प्लस R है क्या, ये प्लस R है, ठीक, तो -2R हो जाएगा, -2R ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमें पता चल गया 2 और 2 तो खत्म हो गया, यहाँ से क्या पता चला कि Q जो है ना वो R से बड़ा है, Q जो है वो R से बड़ा है। तो इस दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं, इस दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं, भी नहीं पता चल रहा है, ये P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, तो यहाँ से हमें तो बस ये पता चलेगा, तो ये थोड़ी पता चल पाया कि P प्लस क्यू आर और माइनस आर जो है ग्रेटर देन इससे है कि नहीं है, नहीं पता चला। P बड़ा है Q से और Q बड़ा है R से, एक मिनट चेक कर लीजिए, P और Q, ठीक, R यहाँ घट रहा है और ये दोनों बड़ा है, ठीक, और यहाँ पे P माइनस क्यू घट रहा है, P प्लस R हो रहा है, P प्लस R, ठीक, पॉसिबिलिटी है। ठीक, आइए स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। अब कह रहा है P माइनस आर इज नेगेटिव, क्या बोल रहा है, P माइनस आर इज नेगेटिव। ठीक है, तो P माइनस आर अगर ये नेगेटिव है यानी 0 से छोटा है, ये अगर 0 से छोटा है, ठीक, तो जो घट रहा है इसको इससे बड़ा होना पड़ेगा, यानी यहां से क्या निकल रहा है, R जो है वो P से बड़ा है, R जो है P से बड़ा है, तभी इसका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है ना। R अगर P से बड़ा है, अब इसमें रख के देखिए तो, R अगर P से बड़ा है ना, यानी दोनों को कंबाइन कर दे रहे तब तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। R अगर P से बड़ा है यानी ये P से बड़ा है, तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा रहे हैं, इधर बड़ा वैल्यू जुड़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब हम ये कहेंगे कि दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करके आंसर नहीं आ रहा है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों अकेले अकेले आंसर दे सकता है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या?
कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी एक को अकेले यूज करके इसका आंसर निकल जा रहा है, दोनों को अगर लगा देंगे ठीक तो दोनों उल्टा पुल्टा आंसर बता रहा है। एक बोल रहा है पी क्यू से बड़ा है और क्यू आर से बड़ा है, दूसरे वाले में आर बोल रहा है पी से बड़ा है, तो यहाँ फंस जाएंगे। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट अकेले अकेले इसका उत्तर करने में सक्षम है, लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं तो आंसर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी किसी एक, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी भी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी दोनों ली। ठीक है, आइए बना लेते हैं। ये अगर हमारे पास चाय वाले लोग हैं और ये कितने हैं 75, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली, जो कॉफी वाले हैं वो चाय भी ले सकते हैं, तो ये हमारे पास कॉफी वाले लोग हैं और ये हैं 60। अब कह रहा है 15 व्यक्ति ने चाय और कॉफी दोनों ली, यानी इन दोनों का जो बीच वाला पार्ट है, यानी ये दोनों है ना चाय कॉफी दोनों वाले 15 लोग हैं ऐसे। अब कह रहे हैं दूध लेने वाले व्यक्ति, दूध वाला कहाँ है, प्रतिभोज में 75 व्यक्तियों ने चाय ली, 60 व्यक्तियों ने कॉफी ली और 15 व्यक्तियों ने चाय और कॉफी। अच्छा, दूध वाले अलग से आ रहे हैं। दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, तो कॉफी तो ले सकता है। ये बोल रहा है कि जो व्यक्ति दूध ले रहे हैं वो चाय नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति दूध ले रहे हैं वो कॉफी तो ले ही सकते हैं ना, तो कॉफी वाले में इसका ऐसे हो सकता है डायग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मिल्क वाला। ये मिल्क वाले व्यक्ति है, मिल्क वाले का संख्या अननोन है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, दूध लेने वाले किसी व्यक्ति ने चाय नहीं ली, ये चाय नहीं ले रहा है लेकिन कॉफी ले ही सकता है ना। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा, ठीक है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति और कम से कम एक पदार्थ सभी ने लिया है। ठीक है, देखिए जो सिर्फ चाय लिया है, सिर्फ चाय, इसमें तो चाय कॉफी दोनों वाले टोटल 75 हैं, लेकिन 15 ऐसे हैं जो चाय भी ले रहे हैं और कॉफी भी ले रहे हैं, तो 15 इसमें से घटा दीजिए, यानी सिर्फ चाय वाले कितने हो गए 60। अगर निकालें तो इसमें से ये 15 तो निकलेगा, 60 में से ये y भी निकल जाएगा, क्योंकि तो y इधर दूध वाले हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 15 माइनस y, तो कहा जाएगा, देखा जाए ये तो हो जाएगा 45 माइनस y। ये हमारे पास कॉफी वाले आ गए, और इधर दूध वाले कितना जाएंगे, दूध वाले जाएंगे x प्लस वाई, अगर अकेले देखेंगे तो x माइनस वाई। ठीक है, प्रश्न यह है प्रतिभोज में कितने व्यक्ति उपस्थित हुए, कितने व्यक्ति उपस्थित हुए। ठीक, तो अगर हम पहला स्टेटमेंट की मदद से क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करते हैं, तो पहला स्टेटमेंट यह है कि 50 व्यक्तियों ने दूध लिया, यानी अगर हम मान लेते हैं वैल्यू टोटल 50 है, कितना है x प्लस वाई का वैल्यू 50 है। ठीक, तो अगर यहां से हम सॉल्व करने का कोशिश करें टोटल नंबर ऑफ व्यक्ति निकालने का, है ना, x प्लस, ये हमारे पास कॉफी का है और ये टी का है, सबको अगर जोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, पैतालीस माइनस वाई प्लस, कुछ नहीं दे रखा है ना। तो कहने का मतलब एक स्टेटमेंट से आंसर नहीं निकलेगा, यानी पहला कथन से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। अब देखते हैं, प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या केवल दूध लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना है, यानी जो लोग केवल दूध ले रहे हैं, केवल दूध वाले ये है x, केवल लेने वाले व्यक्तियों की संख्या की 5 गुना थी, कौन सी, प्रतिभोज में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो इसमें टोटल संख्या कितना है, इसमें टोटल संख्या है, अगर सिर्फ चाय लेने वाले को देखेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ कॉफी लेने वाले को देखेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस वाई। ठीक है, और ये प्लस वाई, यानी ये खत्म हो गया, दिस इक्वल्स टू 5x, यही बोला है। तो कहने का मतलब यहाँ से आ जाएगा 60 प्लस 45 105, 105 बटा 5 करेंगे
तो 5/5, 5 दूनी 10, 5 एका 25, यानी यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास निकल आया है, x का वैल्यू निकल आया है। तो अब x का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो y का भी निकल जाएगा। स्टेटमेंट से हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, एक ऐसा है क्या, और पहला दोनों की मदद से, यानी एक स्टेटमेंट अकेला जो है सफिशिएंट नहीं है, लेकिन हाँ स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों अगर मिला दिए, कंबाइन कर दिए, तो इसका उत्तर हम लोग दे पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ x का निकाल लिया हमने, x प्लस y दोनों ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तभी हमारे पास y का भी वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तब इसका उत्तर निकल पा रहा है, यानी तब हम टोटल संख्या निकाल पा रहे हैं कि उस प्रतिभुज में कितने लोग शामिल हुए थे। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग करके नहीं दिया जा सकता, यह गलत है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक भी कथन का अकेले, किसी भी एक कथन का अकेले प्रयोग कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके ही दिया जा सकता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 3 अंकों की एक संख्या पर विचार कीजिए, वह संख्या क्या है। किसी 3 अंकों का एक संख्या पर विचार करिए और वो संख्या क्या है ये बताइए। 2 स्टेटमेंट नीचे दे रखे। पहला है, उस संख्या के अंकों का योगफल, यानी जो भी संख्या आप 3 संख्या पर विचार कर रहे हैं उसका अंकों का योगफल उसके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो जैसे मान चलिए 1 2 3 देखें, 1 2 3 का अगर योगफल करें आप तो ये हो जाता है 1 + 2 3 + 3 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 तो ये संख्या हमारे पास सिर्फ यही पॉसिबल है, 1 2 3 लेंगे तभी ऐसा होगा। एक कोई भी ऐसा संख्या 3 अंक का नहीं पॉसिबल है जिसमें आप क्या करेंगे, योगफल और गुणनफल सेम आ जाए। ठीक है, तो 1 2 और 3 को मिला करके ही 3 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिसका योगफल और गुणनफल सेम हो। तो ऐसा कितना संख्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक, तो ऐसी संख्या पॉसिबल हो सकता है 1 2 3, 1 3 2, 1 3 2, 3 1, उसके बाद 3 1 2 3 2 1। इतना संख्या पॉसिबल नहीं बता पाएंगे हम लोग इतना, तो कहने संख्या उस संख्या के अंकों के योग, ये बोल रहा है उस वह जो संख्या है उस संख्या के अंकों का योगफल से विभाज्य है। तो अंकों का योगफल तो 6 है, तो 6 से देखिए भाग लग रहा है, ये बोला है। तो 6 से भाग लगने वाला संख्या एक ये भी है, इसमें भी 6 से पूरा भाग लग जाता है। 132 को 6 से भाग लगेंगे, 6 दूना 12, 1 6 दूना 12, 22 बार में कट जाता है। उसके बाद और कौन सा है, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ये देखिए इसको करिए 6 से भाग, 6 पंचा 30, 6 पंचा 30, 1 1 पे 12, 6 दूना 12, यानी 52 टाइम्स में ये भी कट जाता है, 52 टाइम्स में ये भी कट जाता है। यानी कि दो संख्या भी हमारे पास आंसर आ रहा है ना। तो कोई भी यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। तो क्या हम इस दोनों को कंबाइन करके भी नहीं निकाल पाएंगे, दोनों से अलग अलग भी नहीं निकल पा रहा है, यानी इसका आंसर ये जो दोनों कथन दिए गए हैं इस दोनों की मदद से नहीं निकल पाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उपयोग करके भी इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 5 बच्चों के लिए जिनकी आयु ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई है ना, यानी ई सबसे बड़ा है इसमें, ए ठीक है, बी सी डी, सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है, ई, क्रम में है। किसी भी 2 उत्तरोत्तर आयु के बीच 2 वर्षों का अंतर है, सभी बच्चों में जो डिफरेंस है वो 2 का है। तो अब देखिए अगर बड़ा है, अगर ये सबका 2 है, तो अगर ये ए है तो बी जो होगा वो a + 2 हम कह सकते हैं, और ये जो होगा a + 4 हो जाएगा, a + 8 हो जाएगा, है ना। ये a हो गया, ऐसा है। प्रश्न ये है कि सबसे छोटे बच्चों की आयु बताना है, सबसे छोटे बच्चों की आयु बताना है। देखिए कथन एक कह रहा है कि सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुना है, 3 गुना है। तो सबसे छोटे का a है और सबसे बड़ा का क्या है, a + 8। अब कह रहा है यहाँ पे सबसे बड़े बच्चे की आयु सबसे छोटे बच्चे की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये 3a के बराबर है।
ये जो सबसे बड़ा बच्चा का उम्र है, सबसे छोटा बच्चा का उम्र का 3 गुना है, 3a इक्वल्स टू a प्लस 8 हो गया, कहने का मतलब। तो यहाँ तो 2a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 4 ईयर्स, यानी हम पहला कथन का उपयोग करके इसका आंसर दे पा रहे हैं, है ना, पहला कथन का उपयोग करके इसका आंसर दे पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगला कथन देखते हैं। अगला कथन है बच्चों की औसत आयु क्या है, 8 वर्ष है। देखिए a प्लस 2, यही जोड़ लेता हूं ना। औसत का मतलब क्या है, सबका जोड़, और टोटल कितना बच्चा है 5, 5 से भागा कर दीजिए। यहाँ है a, तो a प्लस a 1 2 3 4 5, 5a प्लस 2 4 6 6 12 12 8 20, 5a प्लस 20 इक्वल्स टू कितना है इधर, औसत आयु 8 वर्ष। और औसत करने के लिए हम इसको 5 से डिवाइड भी करते हैं। अब इस 5 को उधर भेज देंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ये हो गया 5a प्लस 20 इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो यहाँ से 40 को उधर भेज दीजिए, तो 5a इक्वल्स टू 20, तो a इक्वल्स टू 4 ईयर्स। कहने मतलब दूसरा कथन अकेले भी सफिशियंट है, यानी दोनों कथन अलग अलग अकेले अकेले आंसर इसका दे सकता है। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सबसे छोटे बच्चे की आयु। छोटे बच्चों की आयु हमने पहले स्टेटमेंट की मदद से भी 4 साल निकाल लिया, दूसरे की मदद से भी 4। दोनों ही कथन अकेले अकेले यूज करके हम इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसा किस ऑप्शन में है भाई, इस प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है, किंतु दूसरे कथन का अकेले उपयोग कर नहीं दिया सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों कथन का अकेले अकेले करके दिया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर दोनों में से किसी एक कथन का अकेले उपयोग कर दिया जा सकता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।